Assalamu alaikum. I'm your presenter Malahat Shah, and today we are going to discuss the poem Seven Stages of Man by William Shakespeare. It is an extract from the drama by Shakespeare As You Like It. Poem. All the world's a stage, and all the men and women merrily players. They have their exits and entrance, and one man in his time plays many parts. His acts being seven ages, at first the infant, mewling and pucking in the nurse's arm, and then the winning boy, schoolboy with his casual and shining morning face, creeping like snail, unwilling to go school, and then the lover, sighing like furnace with a woeful ballad, made to his mistress eyebrows, and then a soldier full of strange oath, and bade like the bard, jealous in honour, sudden and quick in quarrel, seeking the bubble reputation even in the cannon's mouth, and then the justice in fair round belly, with good coupon line, with eyes severe and beard of formal cut, full of voice sauce and modern instances, and so he play his part. The 6 age shifts into the lean and slippered pantaloon, with spectacles on nose and pouch on side, his youthful hose well saved a world too wide, for his shrunk shank and his big manly voice turning against towards childish terrible pipes, and the whistles in his sound, last scene of all, that ends this strange, eventful history, is second childishness and more oblivion. Sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything. इस पोएम में शायर बता रहे हैं कि दुनिया जो है वो एक स्टेज की तरह है। स्टेज के साथ डायरेक्टली कंपैरिजन किया हुआ है जो कि मेटाफर है। एंड ऑल द मेन एंड वुमेन मैरिली प्लेयर्स, और जितने भी मर्द और औरत हैं वो एक प्लेयर की तरह, एक्टर की तरह उसमें किरदार अपना अंजाम दे रहे हैं। दे हैव देयर एग्जिट्स एंड एंट्रेंसेस, इनके दाखिल होने की जगह और निकलने की जगह ये दोनों डिस्टेंट हैं, और उसी तरह वो यानी दुनिया में एंटर होते हैं और बाहर जाते हैं। एंड वन मैन इन हिज टाइम प्लेस मैनी पार्ट्स, और एक टाइम में एक शख्स जो है वो कई पार्ट्स प्ले कर रहा होता है। इस एक्ट बीइंग सेवन एजेस, और उसके एक्ट्स को हम सेवन एजेस में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट द इन्फेंट, सबसे पहले वो एक छोटा बच्चा होता है। म्यूलिंग एंड पकिंग इन द नर्सेज आर्म, वो क्या कर रहा होता है, नर्स की गोद में होता है, सिर्फ दूध पीना और रोना धोना यही उसका काम होता है। म्यूलिंग का मीनिंग होता है रोना धोना जो बच्चा करता है, और पकिंग मतलब वॉमिट आउट करना, जो कि आपको पता है कि बच्चों की यही आदत होती है। इसके बावजूद उनको क्यूट कहा जाता है, और इन्फेंट में ये सब फेस हर बंदे ने किया हुआ है और हर बच्चे ने इसी फेस से गुजरा हुआ है। ठीक है, इसके बाद वो दूसरी स्टेज की तरफ आता है। देन द विनिंग स्कूल बॉय विद हिज स्केशल, सेशल कहते हैं बैग को। अब स्कूल गोइंग बॉय बन जाता है, स्कूल उसे डिसिप्लिन करता है, गाइड करता है, अब उसको दुनिया में रहने के तरीके आने लग जाते हैं। एंड शाइनिंग मॉर्निंग फेस, सुबह सवेरे वो जाता है। क्रीपिंग लाइक स्नेल, दिल नहीं चाह रहा होता, स्लो चल रहा होता है। अनविलिंग टू गो टू स्कूल, ठीक है, लेकिन वो स्कूल जाता है और दुनिया के सारे नॉर्म सीखता है। यहाँ वाइनिंग का मतलब है कंप्लेन करना, रोना धोना, यानी कंप्लेन करता है, शिकवा करता है, शिकायत करता है। स्कूल जाने को उसका दिल नहीं करता, लेकिन फिर भी वो स्कूल जाता है। इसके बाद अनदर स्टेज शुरू होती है। एंड देन द लवर, जब वो महबूब हो जाता है या किसी से मोहब्बत करने लगता है। साइंग लाइक फर्नेस, तप रहा होता है एक अलाव की तरह। विद वूफुल बैलेड, गम से भरे हुए नगमे गा रहा होता है। मेड टू हिज मिस्ट्रेस आईब्रो, और अपनी जो महबूबा है उसकी आईब्रो यानी उसकी तारीफ में ये जो है वो शायरी कर रहा होता है या शायरी सुन रहा होता है। ठीक है, मिडीवल ज़माने में लेटर लिखे जाते थे और शायरी और मोहब्बत इसी किस्म की होती थी। और आजकल भी जो है टीन एज का जिक्र है, उसमें ज़्यादातर इंसान जो है वो लव में इंडल्ज हो जाता है और इसी तरह की स्टेज को केम अक्रॉस कर रहा होता है। देन अ सोल्जर full of a strange oath and bearded like the bard। अब नेक्स्ट स्टेज का जिक्र आ रहा है, जहाँ पे एक वो सोल्जर होता है और स्ट्रेंज ओथ, अपने वादों और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ की सीरियसनेस को समझता है। उसका हुलिया जो होता है वो बड़ा प्रोफेशनल हो जाता है, और जो है वो जेलिस इन ऑनर का मतलब है पॉजेसिव होता है वो,
जो प्रोटेक्टिव होता है, कंसर्न होता है अबाउट इंटीग्रिटी एंड डिग्निटी एंड प्रेस्टीज। यहाँ फोर्थ स्टेज का ज़िक्र है जहाँ पे वो यंग एडल्ट हो जाता है और वो अपनी रेपुटेशन, रिकग्निशन और अपने आप को एम्बिशियस होता है सक्सीड करने के लिए, जो है ना वो ड्रिवन होता है, कंसर्न इससे कंसर्न होता है कि हाउ अदर परसीव देम, और विलिंग टू टेक रिस्क होता है, रिस्क लेने के लिए तैयार होता है, ठीक है। और ये उसकी फोर्थ स्टेज होती है जो कि इस मोनोलॉग में बताई गई है। इवन इन द कैनन्स माउथ, यानी एक्सट्रीम कंडीशंस में भी जो है वो रिस्क लेने के लिए तैयार होता है और अपनी टारगेट को अचीव करने का दर पे होता है। इसके बाद आता है एंड देन द जस्टिस इन फेयर राउंड बेली। उसकी जो फैट्स हैं वो बेली के अराउंड जो है जमा होती जाती हैं, यानी इसकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होता जाता है। विद गुड कूपन लाइन, कूपन लाइन क्या होता है? कैपून लाइन का मतलब है यानी मुर्गी की तरह जो है वो चौड़ा बड़ा पेट के इर्द गिर्द जो है वो फैट सारी सराउंड कर लेती है। और वो जो होता है उस वक़्त एडल्ट जो होता है वो बिल्कुल एक रूस्टर की तरह लगता है। फिज़िकल चेंजिंग्स भी उसके अंदर आ जाती हैं और वो ज़्यादा पैशनेट नहीं होता अब अपने यूथफुल टाइम की तरह। जो है विद आई सीवियर एंड बियर्ड टू फॉर्मल कट, और फॉर्मल वो ज़्यादा होता है, अपनी एक लाइफ में स्टेबिलिटी की तरफ आ गया होता है। और आई सिवियर का मतलब है विजनरी हो जाता है उसको, अब काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई देता है, सारी चीज़ें समझ आने लगती हैं। वो क्या कहते हैं, विजन डेवलप हो जाता है। फुल ऑफ वॉइस सॉज एंड मॉडर्न इंस्टांसेस। फुल ऑफ वॉइस सॉस का मतलब है बहुत अक्लमंद दानिशमंदाना बातें करता है और मिसालें भी वो देता है। सो ही प्लेज हिज पार्ट, और इस तरह वो अपना किरदार अदा करता है। द सिक्स स्टेज शिफ्ट्स इनटू द लीन एंड स्लिपर्ड पेंटलून। अब आहिस्ता आहिस्ता सिक्स स्टेज की तरफ वो पतला दुबला होता जाता है, और पेंटलून उसकी पतलून जो है स्लिप्ड का वो उससे साइज जो है ना वो मतलब श्रिंक होता जाता है उसकी बॉडी साइज। विद स्पेक्टिकल्स ऑन द नोज, और आंखों पे चश्मा लगा लेता है। एंड पाउच ऑन वन साइड, और एक साइड पे पाउच होता है। हिज यूथफुल होज विल वेल सेव्ड अ वर्ल्ड टू वाइड, और उसने जवानी में जितनी कोशिश की होती है वो काफ़ी जमा पूंजी की होती है। एंड वर्ल्ड टू वाइड, और काफ़ी दुनिया को वसी नज़रों से देख चुका होता है। फॉर हिज श्रंक शैंक एंड हिज बिग मैनली वॉइस। श्रंक शैंक का क्या मतलब है? यानी वो काफ़ी कमज़ोर हो चुका होता है, आवाज़ उसकी काफ़ी मर्दाना होती है। टर्निंग अगेन टुवर्ड्स चाइल्डिश ट्रेबल पाइप्स, और दोबारा उसके बच्चों बचकाना उसकी आदत हो जाती हैं। और ट्रिपल पाइप्स का मतलब है कि आवाज़ें जब वो होती है, एंड विसल्स इन हिज साउंड, आवाज़ में जो है ना वो सीटी की आवाज़ें आने शुरू हो जाती हैं, यानी सांस की खराबी एंड ऑल दैट। लास्ट सीन ऑफ ऑल, और सबसे आखिरी सीन दैट एंड्स हिज स्ट्रगल इवेंटफुल हिस्ट्री, जो कि दिस स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री, जो लास्ट सीन होता है वो जो एंड होता है उसकी स्ट्रेंज इवेंटफुल हिस्ट्री का, इस सेकेंड चाइल्डिशनेस। फिर वो बच्चा बन जाता है मेयर ओब्लिवियन, और सिर्फ तमाशे करता है। सैंड टीथ टूटे हुए, सैंड टीथ बेकार दांत, बेकार आंखें, बेकार टेस्ट, उसमें कोई टेस्ट नहीं होता, और सेंस एवरीथिंग, हर चीज़ उसकी कमज़ोर और बेकार हो जाती है। तो ये 7 स्टेजेस जो है पोएम में ब्यूटीफुली डिस्क्राइब की गई हैं। ओवरव्यू क्या है इस पोएम का? दिस इज इन दिस pregnant and philosophical passage, Shakespeare's character Jacob describe the seven stages of human life from infancy to old age. Through Jacob's melancholic and introspective tone, Shakespeare explores the human condition, highlighting the fleeting nature of life and the inevitability of decline and mortality. इसमें क्या बताया गया है कि ज़िंदगी किन किन स्टेजेस से गुजरती है, और फिर उसको हम ज़्यादा टोन में बताया गया है, बल्कि अपने इंट्रोस्पेक्टिव टोन में अपने आप को रिलेट करके, और हाईलाइट किया गया फ्लीटिंग नेचर ऑफ लाइफ की, ज़िंदगी की बेसबाती की तरफ और डिक्लाइन और मोर्टेलिटी की तरफ, कि इंसान ख़त्म होने वाला है। मेजर थीम्स, अब थीम्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। थीम्स क्या हैं? द ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ, ज़िंदगी जो है वो बहुत शॉर्ट है और फ्लीटिंग है, और हर चीज़ को एक एंड पे आना है। ह्यूमन कंडीशन, शेक्सपियर portrays the various stages of human life, highlighting the struggles, challenges, and vulnerabilities that accompany each stage. ह्यूमन कंडीशंस, ह्यूमन कितने फेसेस से कंडीशन से गुजरता है। द साइकिल ऑफ लाइफ, building upon the previous one and ultimately returning to the starting point of infancy and dependence. कहाँ से शुरू होता है और फिर वहीं पर आके ख़त्म हो जाता है। मोर्टेलिटी एंड डिक्लाइन, रियलिटी है कि इंसान ने मरना है और डिक्लाइन उसका होना है, और इवेंचुअली कम टू एन एंड। एंड इम्परमिनेंस ऑफ ह्यूमन अचीवमेंट, कि वो जो कुछ भी हासिल करता है चाहे वो कितना भी ग्रेट है,
تو وہ ٹائم کا مرہون ملت ہے اور اس کو ختم ہونا ہے۔ ٹون کیا ہے اس کی؟ میلنکولک ہے آف کورس۔ The tone is predominantly melancholic with a sense of sadness and resignation. Reflective ہے کیونکہ ریفلیکٹ کر رہے ہیں various stages of human life, pondering their meaning and significance. Ironical ہے کیونکہ وننگ اسکول بوائے اینڈ دا فلش اولڈ مین کو اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ آئرونک ہے۔ آئرونک اس طرح ہو گیا وننگ اسکول بوائے کہ اسکول جانے سے وہ رو رہا ہے دھو رہا ہے، اسکول نہیں جانا چاہتا، حالانکہ وہیں سے اس کا فرسٹ اسٹیپ آف میچورٹی اور رولز اینڈ ریگولیشنز اینڈ سارا ڈسپلن وغیرہ وہ وہیں سے سیکھے گا۔ اور فلش اولڈ مین جو کہ بہت وائز باتیں کر رہا ہے لیکن پریکٹیکلی وہ خود ہی از انیبل ٹو ڈو اینی تھنگ، تو یہ آئرونیکلی ہوگی۔ philosophical The tone is philosophical, inviting the audience to contemplate the human condition and passage of the time. تو یہ جو ٹون ہے فلسافیکل بھی ہے کیونکہ لوگوں کو بغور مشاہدہ کرنے کے لیے ہیومن کنڈیشن اور پیسج آف ٹائم، وقت کے گزرنے کو بغور مشاہدے کے لیے آپ کو دعوت دیتی ہے۔ سومبر ہے، سیریس ہے ود اے فوکس آن دا انیویلیبلٹی آف ڈکلائن اینڈ مورٹیلٹی۔ فگر آف اسپیچ جو یوز ہوئے ہیں، فرسٹ ہے میٹافر کمپیئرنگ لائف ٹو اے سیریز آف اسٹیج اور ایکٹ emphasizing the idea that life is permanence or a drama. Simile use ہوئی ہے like or as compare different stages of life such as mewling and pucking in the nurse arm, comparing a baby's cries to mewling and sans teeth, sans eyes, sans taste, sans everything, comparing an old age to a state of complete loss. Alliteration is used here, repeating initial consonant sounds such as m in the mewling and pucking or s in the sans teeth and sans eyes, etc. Personification is used here, attributing human qualities to abstract concepts such as time and life. Hyperbole is used here, exaggerating the characteristics of each stage of life, such as winning, schoolboy, and pantaloon of an old age. Imagery is used, vivid and descriptive language to create powerful images in the reader's mind, such as infant mewling and pucking in the nurse arms. Symbolism. Symbols has been used here, using objects, colors, and other elements to represent abstract ideas or concepts such as nurse arm, symbolizing protection and care. آئی ہوپ کہ آپ کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تھینک یو فار واچنگ دا ویڈیو۔ اللہ حافظ۔